बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड का ये दूसरा पार्ट है और उसके अंदर हम देखेंगे डिजीज कंट्रोल के मेथड्स को। स्टूडेंट, डिजीज को कंट्रोल करने के 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड जो होता है वो प्रिवेंशन है, सेकंड है वैक्सीनेशन और थर्ड है ड्रग ट्रीटमेंट। अगर हम ऐसे कहें कि ये जो तीनों स्टेप्स हैं ये डिजीज को कंट्रोल करने के स्टेप्स हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हम किसी भी डिजीज से सबसे पहले बचते हैं, यानी कि प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाते हैं। ये आपने एक लाइन तो आमतौर पे सुनी होगी कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। तो इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स आ जाते हैं, यानी कि अगर हम देखें तो बायोलॉजी हमें डिफरेंट डिजीज़ का जो कॉजिंग एजेंट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है और उसके साथ साथ उसके जो ट्रांसमिशंस के मेथड हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। तो इनफैक्ट अगर हम ऐसे कहें कि जो बायोलॉजी हमें डिजीज से बचाव के तरीक़ेकार भी बताती है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर हम डिजीज़ से पहले बच जाएं यानी उससे प्रिवेंशन इख्तियार कर लें तो हम बेशुमार डिजीज़ के जो अटैक हैं उनसे बच सकते हैं। जैसे आजकल कोरोना की वबा फैली हुई है तो उसका जो सबसे बेहतरीन मेथड है वो प्रिवेंशन है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से एड्स है, हेपेटाइटिस है, इनके कॉजिंग एजेंट जो हैं वो वायरस हैं। जैसे कि एड्स का वायरस है HIV, हेपेटाइटिस का वायरस है H वायरस। तो अब इन दोनों वायरसेस की जो ट्रांसमिशन है उससे अगर हम केयर कर लें, प्रिवेंशन कर लें, तो ये डिजीज़ हमें अटैक नहीं कर सकती। अब ये दोनों जो डिजीज़ हैं इनकी जो ट्रांसमिशन का जो बेसिक मेथड है वो ब्लड है। अब उस ब्लड की ट्रांसमिशन के मेथड से अगर एहतियात की जाए तो हम बच सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि दोनों वायरसेस जो हैं वो सेक्सुअल कंटैक्ट से फैलते हैं, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से फैलते हैं और जो कंटेमिनेटेड सिरिंजेस हैं या इस्तेमाल हुई सिरिंजेस या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यानी डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स भी इसमें आ जाते हैं, उनके इस्तेमाल से या उनको प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज किए बगैर यूज़ करते हैं तो इन डिजीज़ का जो अटैक होना बहुत कॉमन है। अब अगर हम इन दोनों डिजीज से बचना चाहते हैं तो हम प्रिवेंशन करेंगे। ये तीनों मेथड्स जो हैं यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो यहाँ मेथड है उनमें केयर करेंगे। इसी वजह से डॉक्टर्स भी हमें एडवाइस करते हैं कि इन डिजीज से बचने के लिए प्रिवेंशन इख्तियार की जाए, यानी कि एहतियात की जाए। तो वही लाइन मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। इसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है स्टूडेंट्स, वो है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। इस स्टेप के अंदर हम आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब एक छोटे यंग वन जो जिनकी बर्थ होती है तो उनको सबसे पहले वैक्सीन करवाते हैं, या आपके अराउंड अक्सर पोलियो के जो टीम है वो आती हैं वैक्सीन करने के लिए छोटे बच्चों को। तो इसी तरीके से कुछ जो वैक्सीन है वो शॉट्स के थ्रू, जैसे वैक्सीन ऑफ पोलियो है वो शॉट्स के थ्रू दी जाती है। इसी तरीके से कुछ को हम इंजेक्शन के थ्रू, जैसे कि मीजल्स हैं, मम्स हैं, वुपिंग कॉफ है, स्मॉल पॉक्स है, इन डिजीज़ के लिए जो है इंजेक्शन लगा के हम वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। अब ये वैक्सीन है क्या चीज़? वैक्सीन बेसिकली वीक या डेड वायरसेस या बैक्टीरिया या मॉडिफाइड टॉक्सिन्स हो सकते हैं जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब ये इम्यूनिटी क्या चीज़ है या इम्यूनाइजेशन क्या है? तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एनिमल्स को या ह्यूमन को रेजिस्टेंट बना देते हैं किसी भी डिजीज़ से, किसी भी इन्फेक्शन से। तो अगर हम ऐसे कहें कि जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो हमारी बॉडी के अंदर एक आर्मी तैयार करता है जो कि हमें बाहर से अटैक करने वाली डिजीज़ से बचाएगा, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं हम। ये बिल्कुल दुरुस्त बात कही जाएगी कि जी इम्यूनाइजेशन बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर आर्मी का नाम है जो कि हमें वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाएगी या डिफरेंट डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करेगी। स्टूडेंट, इसके बाद हम ज़रा वैक्सीन की डिस्कवरी को भी देख लेते हैं। ये 1796 की बात है कि उस दौर में स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो एडवर्ड जेनर ने इसको एक चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि जो स्मॉल पॉक्स है वो कुछ लोगों को नहीं होती, जिसमें आ जाते हैं मिल्क मेड। तो जब उसने ऑब्जर्वेशन की तो उसे पता लगा कि जी स्मॉल पॉक्स से मिलती जुलती एक डिजीज़ है काउ पॉक्स, जो कि जानवरों में भी होती है यानी भैंसों में होती है। तो उसके कोई ऐसी इन्फेक्शन है कोई काउ पॉक्स का जो कि स्मॉल पॉक्स से रेजिस्टेंस पैदा कर देता है। तो उसके लिए उसने उसकी पस को लिया काउ पॉक्स की और उसको अप्लाई किया स्मॉल पॉक्स के ऊपर, एक छोटे से लड़के के ऊपर, 6-7 साल का लड़का था उसके ऊपर, जैसे कि आप फोटो के अंदर देख रहे हैं।
तो उसने क्या किया, जब उसने उसकी पस को, काउ पॉक्स की पस को जब स्मॉल पॉक्स के ऊपर, उसके जख्म के ऊपर लगाया, तो वो जो इन्फेक्टेड छोटा सा एक लड़का था वो उससे इम्यून हो गया, और उसके अंदर जो स्मॉल पॉक्स के जो छोटे छोटे से अगर वो जख्म बने थे वो ठीक होना शुरू हो गए। तो ये एक तरीका हो गया वैक्सीन को यूज करने का। यानी जैसे हम पिछली स्लाइड के अंदर भी कह चुके हैं कि वैक्सीन आर द वीकेंड जम, यानी हमने अब क्या किया है कि एक डिजीज से, यानी काउ पॉक्स की डिजीज से हमने स्मॉल पॉक्स को कंट्रोल कर लिया। इसी वजह से इसका नाम वैक्सीन रखा गया, वैका फ्रॉम लैटिन वर्ड जिसका मतलब क्या है, काउ। इसके अलावा अब वैक्सीन जो है वो हम बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल एपिडेमिक्स यानी वबा के खिलाफ भी यूज कर रहे हैं, जिससे हम बॉडी को इम्यून करते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं उनको भी वैक्सीन दी जा रही है ताकि वो ह्यूमन डिजीज जो होंगी उनसे बचा जा सके। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो अर्थ है उसको हमने, जो स्मॉल पॉक्स की डिजीज है उससे इम्यून कर लिया हुआ है। 1950s के अंदर पूरी अर्थ में स्मॉल पॉक्स का कोई भी पेशेंट जो है वो अवेलेबल नहीं था, और ये सब कुछ हुआ वैक्सीन के थ्रू। हमने इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि ह्यूमंस को। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर डिजीज को कंट्रोल करने का जो नेक्स्ट स्टेप देखा जाए वो है ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक्स के थ्रू जो है वो डिजीज को कंट्रोल करते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिंथेसाइज किए जाएंगे, जिनका काम क्या है कि वो पैथोजन की ग्रोथ को इनहिबिट कर दें, यानी डायरेक्टली दे कैन किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस। अगर एक इंसान किसी भी वायरल डिजीज से या बैक्टीरियल डिजीज का अफेक्ट उसको होता है तो उसको हम कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम आ गई है कि जी जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, जो बैक्टीरिया हैं वो भी एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट हो गए हैं, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि जी 4 स्टेप के ऊपर जाके बेशुमार बैक्टीरिया जो हैं वो रेजिस्टेंट कायम कर चुके हैं अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स, उनके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि जी हम जो पेशेंट्स होंगे उनको रेफर करते हैं कि जी आप इसमें जो है सबसे पहला स्टेप को इख्तियार करें, यानी केयर को, ताकि आपके ऊपर जो है वो अगर डिजीज़ आई है तो दूसरों को अफेक्ट ना करे वो। यानी जैसे फ्लू वगैरह है उसको एंटीबायोटिक से तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन दूसरों को इन्फेक्ट होने से भी बचाया जा सकता है। स्टूडेंट, इसी तरीके से डिफरेंट और भी थेरापीज हैं जिनके थ्रू डिजीज को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि कैंसर के अंदर रेडियोथेरापी है, हम रेडिएशन के थ्रू जो है वो जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको ख़त्म करते हैं। इसी तरीके से एक और मेथड है कीमोथेरापी का। कीमोथेरापी में हम केमिकल्स को अप्लाई करते हैं, लेकिन कीमोथेरापी में एक मसला है कि कीमोथेरापी में जो कैंसर सेल तो किल होते ही होते हैं, उनके साथ जो नॉर्मल सेल्स हैं वो भी, यानी हेल्थी सेल्स हैं, उनकी डेथ भी अकर हो सकती है। स्टूडेंट, इसके बाद एक लेटेस्ट मेथड है वो है जीन थेरापी का। जो डिजीज है बेसिकली इट इज़ अ म्यूटेशन ऑफ जीन, तो यानी जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ गई है, चेंज आ गई है, वो अनहेल्थी जीन हो गए हैं। तो अगर हम इन अनहेल्थी जीन को किसी हेल्थी जीन के साथ रिप्लेस कर लें तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज जीन थेरापी। और इसमें क्या करेंगे हम कि नॉर्मल जीन जो है ये उनको रिप्लेस कर देंगे विद द अनहेल्थी या डिजीज कॉजिंग जीन के साथ। लेकिन स्टूडेंट्स ये बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, एक तो एक्सपेंसिव भी है और एक लेंथी भी है। तो आज हमने देखा कि हम डिफरेंट मेथड कौन से हैं जिनके थ्रू डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।